नाज़रीन, ध्रुव राठी एक बहुत ज़बरदस्त यूट्यूबर हैं जो इंडिया से एक तहकीकाती चैनल चलाते हैं। यूट्यूब पर बहुत कम लोग फजूलियात से परहेज करते हुए कोई तामीरी काम करने में मसरूफ हैं, जिनमें से एक ध्रुव राठी भी हैं। उन्होंने इर्तिका के हवाले से एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने इर्तिका को एक फैक्ट यानी तस्लीम शुदा हकीकत करार दिया। अब इस पर मुझे कोई खास एतराज़ इसलिए नहीं है कि तहकीक दान उमूमन दुनिया में पहले से राइज मालूमात को ही अपने देखने वालों तक पहुँचाते हैं। इन मामलात में अपनी तरफ से किसी तनकीदी जायजे से परहेज ही किया जाता है। इससे पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर तैमूर सलाहुद्दीन आका मोरो भी बिल्कुल ऐसा ही कर चुके हैं, जिस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। लेकिन ध्रुव राठी ने इर्तिका को फैक्ट मानने के साथ साथ एक और काम भी किया है। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए जो इर्तिका को आसानी से हजम नहीं कर पाते एक ऐसी मिसाल पेश की है जो किसी सूरत इर्तिका में फिट नहीं की जा सकती। जरा पहले सुन लें कि उन्होंने क्या मिसाल पेश की, फिर इस पर बात करेंगे कि इर्तिका पर यह मिसाल फिट क्यों नहीं की जा सकती। ये बात सुनकर कुछ लोगों को हजम नहीं होती और मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं होती, क्योंकि इमेजिन ही करना कितना मुश्किल है कि सभी कुछ, सारी लाइफ इस छोटे से एक सेल से ओरिजिनेट की होगी और वो सेल कुछ न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। लेकिन इमेजिनेशन में मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। ये चीज़ इमेजिन करनी उतनी भी अजीबोगरीब नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। खुद ही सोच कर देखो एक इंसान का जन्म कैसे होता है, जब कुछ जेनेटिक मटेरियल जो एक आदमी के स्पर्म में मौजूद होता है एक औरत के एग के जेनेटिक मटेरियल से जाके मिक्स हो जाता है, एक जायगोट की फॉर्मेशन होती है, एक फर्टिलाइज। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि कैसे मेजर ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स फॉर्म होते हैं, दिमाग की फॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड बनती है, एक 4 चेम्बर्ड हार्ट बनता है, आंखें, कान, लंग्स, लिवर, रेड ब्लड सेल्स, हेयर फॉलिकल्स, घुटने, टोज, मुंह, लिप्स, इंटेस्टाइन्स। 8वें हफ्ते तक जाकर एम्ब्रियो एक ह्यूमन जैसा दिखना शुरू होता है, लेकिन अभी भी ये 1 इंच जितना बड़ा होता है साइज में। इसे हम फीटस बुलाते हैं। आगे चलकर फाइनली जाकर 10वें महीने के पहले हफ्ते में हमें दिखता है कि बच्चा पैदा होता है। अब खुद ही सोचकर देखो, इस सब की शुरुआत सिर्फ एक जायगोट से हुई थी, एक बहुत ही छोटा सा फर्टिलाइज्ड एग। और ये छोटा सा एग कहाँ से इतने सारे अलग अलग ऑर्गन्स बालों में, हाथों में, पैरों में, इन सब चीज़ों में बदल गया। ऑब्वियसली एवोल्यूशन ऐसे नहीं होती, एवोल्यूशन कोई ह्यूमन प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप कंपैरिजन समझ सको, क्योंकि आपको लगता होगा ना कि कहाँ से यार ये इंसान बन गए और इससे पहले सिर्फ मछलियाँ होती थी और इससे पहले सिर्फ बैक्टीरियाज होते थे। सेम तरीके से एग्जैक्टली ऐसे ही दोस्तों, जब यहाँ पर एक छोटा सा सेल इतना सब बन सकता है तो एवोल्यूशन भी इसी तरीके से काम कर सकती है। जी नाज़रीन, तो ये थे ध्रुव राठी। उन्होंने बताया कि जिस तरह माँ के पेट में एक नन्हा कतरा 9 माह में एक जीता जागता इंसान बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह इर्तिका भी मुमकिन है। नाज़रीन, इस मिसाल पर मुझे शदीद एतराज इसलिए हुआ कि मेरे नजदीक ये मिसाल इर्तिका के हक में नहीं बल्कि तख्लीक कार के हक में इस्तेमाल की जाती है। बल्कि ये मिसाल मैंने ही बारहा तख्लीकात को साबित करने के लिए इस्तेमाल की है। नजरिया इर्तिका पर मैं 6 हिस्सों पर मबनी वीडियो बना चुका हूँ, जो जाहिर है कि मुआशरे में राइज मालूमात के मुताबिक तो हरगिज नहीं है। जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते हैं कि मेरा तहकीक का अंदाज मुआशरे में राइज आम मालूमात से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। मैं अपने देखने वालों को हकाइक की रोशनी में वो बताता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। दुनिया किसे ठीक समझती है इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। ध्रुव राठी का यूं कहना कि नजरिया इर्तिका एक फैक्ट है, इस पर मैं इतना ही तबसरा करूंगा कि साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि साइंस में कुछ भी फैक्ट नहीं होता। इस मामले पर तफसीली दलाइल मैं मोरो वाली वीडियो में दे चुका हूँ। ध्रुव राठी ने यह भी कहा कि जिस तरह बिग बैंग अब एक फैक्ट में तब्दील हो चुका है, उसी तरह इर्तिका भी एक फैक्ट बन चुका है। इस जुमले पर मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि साइंस अब इस जाविये पर भी गौर करने लगी है कि बिग बैंग कहीं हमारी कोई गलती तो नहीं थी। ऐन मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में साइंस बिग बैंग थ्योरी की जगह कोई और थ्योरी ले आए और बिग बैंग कचरे की टोकरी की नजर हो जाए। बहरहाल चलते हैं उस मिसाल की तरफ जिसमें ध्रुव राठी ने इर्तिका में होने वाली तब्दीलियों को माँ के पेट में होने वाली तब्दीलियों से तशबीह दी। जिन लोगों ने इर्तिका के हवाले से मेरी वीडियोस देखी हैं वो जानते हैं कि इर्तिका पर मुझे मुकम्मल एतराज नहीं है। मैं कुल्ली तौर पर इसका इनकार नहीं करता, लेकिन मैं बगैर किसी खालिक के इर्तिका को नहीं मानता। मैंने अपनी उन वीडियोस में वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि आप खालिक को कहानी में से निकालकर इर्तिका को भी साबित नहीं कर सकते, और यही सच भी है। इर्तिका किसी सूरत बगैर खालिक के साबित नहीं होता। मगर यहाँ मसला ये उठता है कि इर्तिका का तो मकसद ही तख्लीक के मुकाबिल कोई अकीदा गढ़ना था। सो अगर खालिक ही को मान लिया जाए तो फिर इर्तिका की जरूरत कहाँ बाकी रह जाएगी। फिर मैंने इर्तिका में ये भी सवाल उठाए थे कि मखलूकात में आज़ा कैसे नमूदार हुए। अगर तो ये फौरन नमूदार होते तो इसके पीछे कोई खालिक जरूरी है जो सोच समझकर आज़ा को तख्लीक कर रहा है। लेकिन खालिक को कहानी में से निकाल कर ना तो आज़ा की तख्लीक समझ आती है न उनका मकसद। मसलन अगर हम महज फेफड़ों की बात करें तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मुंह और नाक से शुरू होकर एक नाली गुब्बारों की तर्ज पर जिस्म के अंदर मौजूद फेफड़ों पर खत्म हो और फिर वो जानदार का इतना हसास उज़ू बन जाए कि इसके सिर्फ नाकारा हो जाने की सूरत में मौत वाक़ई हो जाए। फिर ये सारा सिस्टम एक साथ नहीं
نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے لاکھوں سالوں میں بنا ہو۔ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہوگی؟ اگر یہ منہ اور ناک کی نالیوں سے شروع ہوا ہوگا تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پہلے کئی لاکھ سال تک مخلوقات میں یہ نالیاں پیدا ہوتی رہیں، پھر یہ کہانی پھیپھڑوں پر جا کر ختم ہوئی اور اس کے بعد وہ فنکشنل ہوئے۔ ظاہر ہے بیچ میں وہ کسی بھی ادھورے مقام پر فنکشنل نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جن مخلوقات میں پھیپھڑوں کا ارتقا ہوا وہ اس سے پہلے بغیر پھیپھڑوں کے زندہ تھیں، لیکن پھیپھڑوں کے ارتقا کے بعد اب وہ بغیر پھیپھڑوں کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اگر وہ مخلوقات بغیر پھیپھڑوں کے پہلے زندہ تھیں تو پہلا سوال تو یہی اٹھے گا کہ پھر پھیپھڑوں کا ارتقا کیوں ضروری تھا؟ لیکن چلے مان لیا کہ ہو گیا، تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مخلوق پہلے پھیپھڑوں کے بغیر زندہ رہ سکتی تھی وہ اب کیوں پھیپھڑوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی؟ ارتقا کے دوران ایسا کیا ہوا کہ وہ پھیپھڑے جو ایک غیر ضروری عضو کے طور پر نمودار ہوئے تھے وہ بعد میں زندگی اور موت کا مسئلہ بن گئے؟ اب بات کر لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اعضاء بننے کا معاملہ اس سے کیوں مختلف ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب تک بچے کے اپنے اعضاء مکمل طور پر بن کر فنکشنل نہیں ہو جاتے اس وقت تک بچہ اپنی ماں کے اعضاء سے کام چلاتا ہے، یعنی ایک ماں بچے کے پیچھے ایک ہوسٹ بن کر بیٹھتی ہے جس کی وجہ سے بچے کے اعضاء کی نشوونما ممکن ہو پاتی ہے۔ نظریہ ارتقاء میں ایسا ہوسٹ کون ہے؟ یہی تو میرا سب سے بڑا بنیادی سوال ہے۔ ارتقاء کو ثابت کرنے کے لیے ارتقائی سائنسدانوں کو ایک ماں کی بطور ہوسٹ شدت سے ضرورت ہے۔ آپ ارتقاء میں خدا کو نہیں ماننا چاہتے؟ کوئی بات نہیں، ماں کو مان لیں جو بطور ہوسٹ ارتقاء کے دوران مخلوق کو زندہ رکھے۔ تو یہ مثال کسی صورت ارتقاء کے معاملے پر فٹ نہیں ہوتی کیونکہ ارتقاء خود ساختہ اور رینڈم عمل ہے جس کے پیچھے نہ تو کوئی پلانر ہوتا ہے نہ کوئی سہولت کار۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔